दोस्तों आज के सेशन में हम रामसर वेटलैंड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो सेशन है आप लोगों को जरूर समझ में भी आएगा और इसको आप अच्छे से कवर भी कर पाओगे। अभी वर्तमान में हमारे भारत में कुल रामसर भूमि की जो रामसर स्थल की जो संख्या है वो 98 हो चुकी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के मुद्दे की बात पर आते हैं और इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है? बिहार का पहला रामसर स्थल कंवर झील किस जिले में स्थित है? अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूंगा कंवर झील के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से याद आ रहा होगा कि बिहार के बेगूसराय में कंवर झील है ना? कहां पर है ये? बिहार के बेगूसराय में है कंवर झील। और इस कंवर झील की अगर मैं बात करूंगा तो ये है एक ऑक्सबो लेक। ये ऑक्सबो झील है, यानी इसे कहा जाता है गोखुर झील कहा जाता है। ये ऑक्सबो लेक या गोखुर झील है। अगर आपसे पूछा जाता है इसका निर्माण किसने किया है तो तब आपका आंसर होगा इसका निर्माण बूढ़ी गंडक नदी द्वारा किया गया है। कहां पर? बिहार के बेगूसराय में किया गया है। और ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है? जब एक नदी ऐसे यूं मियांडरिंग करते हुए सांप की तरह चलती है तो यही अगले स्टेप में जाकर के ये कंडीशन बन जाती है, इसी को ऑक्सबो लेक कहा जाएगा। तो ये एशिया और हमारे भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक मानी जाती है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। कोपरा जलाशय जिसे हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? कोपरा की बात कर रहा है जो कोपरा है ये 2000, अगर हम बात करेंगे आपसे 2025-26 में कोपरा जलाशय की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो इसको भारत का 95वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और ये कहां पर स्थित है? तो तब आपका आंसर होगा ये है सर छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ओके, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। और याद रखना छत्तीसगढ़ का ये पहला है और साथ ही साथ ये कैसा रामसर आर्द्र भूमि है? तो तब आपका आंसर होगा ये है मीठे पानी का जलाशय है। किसी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मानदंड है? कोई भी दलदल वाला भूमि है ना, उसको आप रामसर आर्द्र भूमि कब घोषित कर सकते हो? पहला है यह समुद्र तल से कम 500 मीटर ऊपर होना चाहिए। इसमें संवेदनशील, संकटग्रस्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का होना आवश्यक है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखो मेरी बात को समझना, बी वाला करेक्ट क्यों होगा भाई? आप एक बात बताओ, किसी भी स्थान पर जहां पानी भरा हुआ है वहां जैव विविधता मौजूद है तो उसके संरक्षण की हमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी बैलेंस है। वो आवश्यकता कब पड़ेगी? कि जब वो प्रजातियां हैं वो किसी संकट से गुजर रही हैं, संकटग्रस्त हो चुकी हैं, तब ऐसी स्थिति में वहां पर उनको हमें संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर सरकार क्या करेगी? उस क्षेत्र को रामसर आर्द्र भूमि घोषित करेगी और फिर वहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाले रूल लागू हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। गुजरात में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल अपनी समृद्ध जल पक्षी आबादी के लिए जाना जाता है? थोल है, बधवान है, फिर है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है, या फिर लास्ट है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों जो है वो गुजरात में स्थित हैं। भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण लोनार झील को किस अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषता के कारण रामसर आर्द्र भूमि की सूची में जोड़ा गया है? यह पिघलती बर्फ से बनी एक हिमनद झील है। यह बेसाल्टिक चट्टान में बना एक उच्च वेग वाला उल्कापिंड गड्ढा है। यह गोदावरी नदी द्वारा निर्मित एक नदी आर्द्र भूमि है। यह मराठा शासकों द्वारा निर्मित एक तालाब है। करेक्ट आंसर इस वाले प्रश्न का बेटा बी हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और इसे माना जाता है मैटियोर लेक। मैटियोर लेक का मतलब एक बड़ा उल्कापिंड आकर के गिरा, उस उल्कापिंड के गिरने से वहां गड्ढेनुमा संरचना बन गई। जब उसमें पानी भर गया तो पानी भरने पर ही वो झील कहलाई। और याद रखना यहां पर एल्गी या शैवाल ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है कि इसका पानी कई बार पूरी की पूरी झील लाल रंग की दिखाई देती है, ब्लड जैसी दिखाई देने लगती है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि भारत में रामसर स्थल के रूप में नामित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत आती है।
भितरकनिका मैनग्रोव की अगर हम बात करेंगे उड़ीसा में है, ये भी रामसर आर्द्र भूमि है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में, ये भी रामसर आर्द्र भूमि है। अगर मैं आपसे बात करूंगा जयसमंद झील, तो जयसमंद झील जो है ये दोस्तों 1685 की बात है, जब ये इस झील का जो निर्माण किया था, इस झील का निर्माण किया था यहाँ के क्या नाम है, उदयपुर में स्थित है ये। तो यहां पर जो शासक थे उनका नाम था जयसिंह। तो जयसिंह जी जो थे उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, किस उद्देश्य से? पेयजल को स्टोर करने के उद्देश्य से। यानी कि मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि ये अपने आप में एक आर्टिफिशियल या फिर अपने आप में ये एक कृत्रिम झील है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन में जो नाम दे रखे हैं उन नाम के अकॉर्डिंग आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लवणीय झील पाई जाती है। तो आपको अच्छे से पता है सर, यहां पर राजस्थान हो जाएगा। और मुख्य अगर पूछा जाता है तो तब आपका आंसर क्या होगा? सांवर झील होगा। फरवरी 2026 तक भारत में रामसर स्थलों के रूप में नामित आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी है? 98 हो चुकी है फरवरी 2026 तक की अगर मैं बात करूंगा तो। और हाल ही में रिसेंटली जो बना है सबसे लास्ट वाला, वो बना है मेरे भाई पटना पक्षी विहार। और पटना पक्षी विहार जो है ये हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर है। जलेसर आप लोगों ने सुना होगा, जलेसर रोड पर पड़ता है। भगवान शिव का बहुत अच्छा यहाँ टेम्पल है, जहां शिवलिंग, काफी बड़े शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। और इसका एरिया अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। 300 प्रजाति पाई जाती हैं यहां पर पक्षियों की। और ऐसा माना जाता है प्रवासी समय के दरमियान यहां 2 लाख से ज्यादा पक्षी हैं। यहां पर क्या है? 2 लाख से ज्यादा पक्षी हैं, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में है, ये 98वां माना गया है, ठीक है ना। और अगर पूछा जाता है सबसे पहला कौन सा था, तो पहला आप लोगों को याद आ रहा होगा, सबसे पहला जो रामसर स्थल था वो था चिल्का झील। कौन सा था? चिल्का झील था। केवलादेव और लोकटक जैसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड स्थलों को कौन सा पारिस्थितिक गुण परिभाषित करता है? ये जैव विविधता के चरम पर पहुंच चुके हैं। प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण उनमें नकारात्मक पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहे हैं। वे सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थल हैं। वे ऐसे स्थल हैं जहां मनुष्यों का प्रवेश वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। इसका वैसे देखा जाए तो करेक्ट आंसर बी है। दरअसल में अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है ना, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है क्या? पहले इस बात को समझो। बात है 1990 की। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है? इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। और कहां से हुई थी? तो तब आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था संकटमय या संकटग्रस्त रामसर स्थल जो है, रामसर स्थल का क्या करना? संरक्षण करना। ये इसका क्या था? उद्देश्य था। तो केवलादेव और लोकटक लेक की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों रजिस्टर हो चुके हैं इसमें। इस बात से हमें यह पता चलता है कि ये संकट में दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा 1993 की, तो 1993 में बेटा यहां पर आप लोगों ने नाम सुना होगा चिल्का झील। चिल्का झील को इसमें रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन यहां पर खतरा टलने के बाद में 2002 में इसको फिर बाहर कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में हमारे भारत के कितने रामसर आर्द्र भूमि स्थल शामिल हैं, तो 2 शामिल हैं, एक केवलादेव और एक है लोकटक झील। त्योशोकर आर्द्र भूमि परिसर लद्दाख का कौन से गुण इसके रामसर दर्जे को उचित ठहराता है? यह भारी वर्षा वाला उष्णकटिबंधीय दलदल है। यह उच्च ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है जिसका उपयोग काली गर्दन वाले सारस के प्रजनन स्थल के रूप में किया जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मैनग्रोव है। यह मानव निर्मित प्रणाली है। 10वें का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? बी हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये जो है खारे पानी की झील है। अब यहां पर खारे पानी की झील क्यों हो सकती है? ये खारे पानी की झील यहां पर तब बनती है ऊंचाई पर, जब यहां से पानी न तो कहीं से आ रहा है इसमें, न यहां का पानी कहीं जा रहा है, ठीक है ना। सर्दियों का मौसम आया, पानी पूरा जम गया, ठीक। और गर्मियों का मौसम आया तो पानी मेल्ट हो गया,
तो ऐसी स्थिति में यहां खारे पानी की झील बनती है। और आप लोगों ने एक और झील का नाम सुना होगा जो लद्दाख में पड़ती है, झील का नाम है पैगोंगसो झील। तो जो पैगोंगसो झील है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील मानी जाती है। ओके, चलिए जी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस विश्व भर में प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? अगर देखा जाए तो मेरे भाई 2 फरवरी 1971 की बात है। इस दिन ईरान का शहर पड़ता है जिसका नाम है रामसर। ईरान के शहर रामसर में बैठक का आयोजन किया गया था। यहीं से रामसर वेटलैंड की शुरुआत हुई थी और इसी वजह से 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व रामसर आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। फरवरी 2026 में मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आधिकारिक विषय क्या था? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, सतत शहरी भविष्य के लिए आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आर्द्र भूमि। 12वें का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। वर्तमान में मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में कितने भारतीय स्थल शामिल हैं? 2 शामिल हैं, अभी मैंने बताया। एक है कौन सा? केवलादेव, और एक है लोकटक। रामसर स्थल सिरपुर और सख्या सागर किस राज्य में स्थित है? सिरपुर और सख्या सागर की बात कर रहा है कि ये कहां पर स्थित है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूंगा आपसे सिरपुर की, तो सिरपुर पड़ता है इंदौर में। और अगर आपसे पूछा जाता है सख्या सागर कहां पर है, तो सख्या सागर जो है ये पड़ता है शिवपुरी में। और ये आता है किसके अंतर्गत? तो तब आपका आंसर होगा ये आता है माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत। तो दोनों ही किस स्टेट में हो जाते हैं? ये दोनों मध्य प्रदेश में हो जाते हैं। भितरकनिका मैंग्रोव किस प्रजाति की सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? अगर हम बात करेंगे यहां पर भितरकनिका की, तो ये नदी जो है, इस नदी का नाम है महानदी। ऊपर से एक नदी जा रही है जिसका नाम है ब्राह्मणी। इन दोनों नदियों का जो सम्मिलित भाग है ये वाला, यहीं पर स्थित है भितरकनिका नेशनल पार्क और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ भितरकनिका आर्द्र भूमि। यह सर खास करके जाना जाता है किस चीज के लिए? तो यहां देखने को मिलता है खारे पानी का मगरमच्छ। लेकिन एक चीज आपको और अच्छे से ध्यान में रखनी होगी कि वैसे तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लेकिन यही प्रश्न आपसे ऐसे पूछ ले कि खारे पानी के मगरमच्छ सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, किस आर्द्र भूमि के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो तब आपका आंसर हो जाएगा सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन का जो डेल्टा रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है? यह एक विशाल तटीय लैगून लेक है। यह मीठे पानी के झरनों और कास्ट संरचनाओं वाली एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। यह उत्तर भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यह एक लवणीय रेगिस्तानी आर्द्र भूमि है। 16वें का आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मीठे पानी के झरने और कास्ट संरचनाओं वाली एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। मजे की बात यह कि रेणुका की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो एरिया है ना वो है 0.2 किलोमीटर स्क्वायर, और इसके साथ में यह हो जाता है हमारे भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन सा है ना, तो सबसे बड़ा दिखाता है सुंदरवन। पाला आर्द्र भूमि किस राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि है? पाला आर्द्र भूमि के बारे में पूछ रहा है, यह कहां पर स्थित है, तो तब आपका आंसर होगा यह मिजोरम की एक झील है। तो मिजोरम की एक बड़ी झील है। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान 2023 में किस राज्य से शुरू किया गया था? हरियाणा से, गोवा से, उड़ीसा से, या फिर केरल से? कहां से शुरू किया गया था ये? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, गोवा से इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में रामसर स्थलों के लिए नोडल एजेंसी कौन सा मंत्रालय है? विज्ञान,
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, जल शक्ति है, या फिर कृषि मंत्रालय है? कौन सा मंत्रालय ऐसा है जो इनका देखरेख करेगा? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। भारत सरकार की मिष्ठी योजना किससे संबंधित है? मिष्ठी योजना की बात कर रहा है, किससे संबंधित है? इसकी पहली बात तो फुल फॉर्म होगी क्या? मैनग्रोव आप लोगों ने खूब अच्छे से सुने होंगे, है ना? मैनग्रोव इनिशिएटिव, मैनग्रोव इनिशिएटिव, शोर लाइन हैबिटेट, एंड टेंजिबल, है ना? शोरलैंड इनिशिएटिव, सॉरी, मैनग्रोव इनिशिएटिव, शोरलैंड हैबिटेट एंड टेंजिबल, ठीक है ना, इनकम, ये मिष्ठी योजना है। अब इसका अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए ना, तो फुल फॉर्म से ही साफ पता चल जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जो मैनग्रोव वनस्पतियां हैं इनको बढ़ावा देना। अब मैनग्रोव वनस्पतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत कब की गई? 2023 में की गई। और क्या फायदा है सर मैनग्रोव को अगर हम बढ़ाएंगे? तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो जो वन होते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बिल्कुल सुना होगा आप लोगों ने। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो यही वन होते हैं। ये वन तटीय क्षेत्र में होते हैं। तटीय क्षेत्र में होने की वजह से सबसे ज्यादा ये हमारे तट को लहरों से बचाते हैं, चक्रवात से बचाते हैं, सुनामी से बचाते हैं। आगे बात समझ में? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए बजट 2023 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? पीएम कुसुम, अमृत धारुवर, मिष्टी जल जीवन मिशन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तवा जलाशय को हाल ही में किस राज्य से रामसर सूची में जोड़ा गया है? तवा जलाशय की बात की जा रही है, देखो ध्यान से। यहां अगर हम बात करेंगे तवा रिवर की, अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है ना? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तवा बांध की अगर मैं बात करूंगा तो ये तवा बांध जो है ये कहां बनाया गया है? तो याद रखना, ये तवा बांध जो है, इस बांध का विरोध भी किया गया था। तवा डैम की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये जो है ना मध्य प्रदेश में बनाया गया है, तो वहीं पर ये जलाशय है, इसी को रामसर सूची में जोड़ा गया है। अघनाशनी मुहाना एक नया रामसर स्थल कहां का है? अगर मैं बात करूंगा आपसे अघनाशनी की, तो जो अघनाशनी है दरअसल में एक नदी का नाम है। और ये नदी कहां फ्लो करती है? तो ये नदी फ्लो करती है उत्तर कन्नड़ जिला में। ये कहां फ्लो करती है? उत्तर कन्नड़ जिला में फ्लो करती है। और उत्तर कन्नड़ जिला में फ्लो करती है, इसका मतलब ये कहां की है? कर्नाटक की है। तो इस नदी का जो मुहाना है, इस नदी का मुहाना जाना जाता है किस चीज के लिए? ये जाना जाता है सर मछली के लिए, ये जाना जाता है पादपों के लिए, साथ ही साथ ये जाना जाता है मैनग्रोव के लिए। इसको बना दिया गया है रामसर आर्द्र भूमि। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा रामसर स्थल भूरे सींग वाले हिरण, संघाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है? संघाई हिरण की अगर मैं बात करूंगा तो किसका ये प्राकृतिक आवास माना जाता है? कीबुल लैमजाओ लोकटक झील में माना जाता है। और याद रखना, ये अपने आप में एक नेशनल पार्क भी है, जो माना जाता है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ, दुनिया का एकमात्र क्या माना जाता है? ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। आगे बात समझ में? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। और ये कहां पर स्थित है? तो तब आपका आंसर होगा ये है मणिपुर में। दीपर व्हील की अगर मैं बात करूंगा तो ये असम में है। कंवर झील की अगर मैं बात करूंगा तो ये बिहार में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपको कमेंट में बताना है जल्दी से। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, रेणुका है। 0.2 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है ना? रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? बेम्बानाथ कोल केरल में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन नहीं, चिल्का लेक उड़ीसा में है, अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश में है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, सुंदरबन बंगाल में स्थित है। यह किस किस चीज के लिए जाना जाता है?
तो सबसे ज्यादा मैनग्रोव यहां देखने को मिलते हैं, जिन्हें सुंदरी नाम से जाना जाता है या सुंदरवन कहा जाता है। इसके साथ साथ यहां पर देखने को मिलते हैं क्या, यहां देखने को मिलते हैं खारे पानी के मगरमच्छ। क्या देखने को मिलते हैं यहां पर? खारे पानी के मगरमच्छ। और यहां देखने को मिलते हैं क्या? बंगाल बंगाल टाइगर। किस भारतीय राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों तमिलनाडु की अगर मैं बात करूंगा तो 20 है, यूपी की 10 है, तमिलनाडु है फर्स्ट रैंक पर। तमिलनाडु की कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक है। ठीक है। रामसर सम्मेलन के लिए सचिवालय कौन सा अंतरराष्ट्रीय निकाय प्रदान करता है? यूनेस्को करता है, आईयूसीएन करता है, यूएनईपी करता है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ करता है? 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? आईयूसीएन के द्वारा किया जाता है। रामसर शहर जिसके नाम पर सम्मेलन का नाम रखा गया कहां स्थित है? ईरान का शहर है रामसर। और मैंने ये बताया था अभी आपको कि यहीं पर कब 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन का आयोजन हुआ था। भारत में सबसे पुराने रामसर स्थल कौन से हैं? सबसे पुराने का मतलब जो सबसे पहले बने हैं। 1981 में रामसर स्थल हमारे भारत में बनना शुरू हुए थे। तो सबसे पहले जो बनाए गए थे वो कौन कौन से थे? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, चिल्का लेक और केवला देव, इनको बनाया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रामसर स्थलों को मुख्य रूप से किस आधार पर नामित किया जाता है? आर्थिक मूल्य हो वहां पर, सैन्य महत्व हो, पारिस्थितिक मानदंड हो, या फिर पर्यटन राजस्व हो? इकोलॉजिकल क्राइटेरिया ज्यादा मैटर करता है वहां पर, क्योंकि अगर वहां इकोलॉजी क्राइटेरिया का मतलब हो गया सीधा सीधा कि वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए। मैं एक बार और बता देता हूं, जो रामसर स्थल होते हैं उनको कब रामसर स्थल माना जाएगा? तो सबसे पहली बात, वहां पिछले 8 महीने से लगातार पानी, एक साल में 8 महीने तक लगातार पानी भरा रहता हो, जहां उच्च स्तर की जैव विविधता देखने को मिलती हो, प्रवासी पक्षी आते हो जहां, साथ ही साथ वहां पर वाटर इनफिल्ट्रेशन हो रहा हो, यानी पानी जमीन सूख रही हो। इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, स्पंज ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी को ये क्या कर लेते हैं? अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। नामित रामसर स्थलों की कुल संख्या के संदर्भ में भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर आता है? 32वें का करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा? 32वें का करेक्ट आंसर होगा सी। इंडिया जो है हमारा 3rd नंबर पर आता है। नागल वन्य जीव अभ्यारण्य रामसर स्थल कहां पर है? बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, पंजाब में है, या उड़ीसा में है? नागल की अगर मैं बात करूंगा तो पंजाब में हो जाएगा। आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, भाखड़ा नागल नाम सुना है? भाखड़ा नागल आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। तो भाखड़ा नागल जो है, भाखड़ा तो कहां पड़ता है? हिमाचल में। नागल पंजाब में है। निम्नलिखित में से कौन से आर्द्र भूमि क्षेत्र हाल ही में रामसर सूची में जोड़े गए हैं? नंजरायन और काजूबेली है, पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ढांड है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूपी में पड़ता है और ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है ना। इसको बनाया गया 97वां और इसको बनाया गया 98वां। यदि किसी अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है तो इसका क्या अर्थ है? मानव हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक विशेषताओं में परिवर्तन हो चुके हैं या होने की संभावना है। मेजबान देश को आर्द्र भूमि के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना होगा। आर्द्र भूमि का अस्तित्व पूरी तरह से स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं पर निर्भर करता है। आर्द्र भूमि को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है ये इसकी शुरुआत की गई थी 1990 में, इसलिए कि मानव हस्तक्षेप के कारण वहां अगर संकट उत्पन्न हो रहा है तो उनका एक रिकॉर्ड बनाकर रखा जा सके। कौन सा रामसर स्थल समुद्र तल से नीचे कौन सा रामसर स्थल समुद्र तल से नीचे की प्रसिद्ध कृषि प्रणाली कुट्टानाद से संबंधित है? कुट्टानाद की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर समुद्र तल से भी नीचे पर
यहां चावल की खेती की जाती है और ये कुट्टानाद हमारे भारत का सबसे निचला बिंदु, सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, ठीक है ना। और ये कहां पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। लेकिन इस वाले प्रश्न की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है, तो ये बेम्बानाद कोल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बेम्बानाद झील के अंतर्गत आता है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित कौन सा रामसर स्थल कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है? कर्नाटक की बात कर रहा है ये। अघनासिनी मुहाना है, मगदी केरे है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है, या फिर अंक समुद्र रिजर्व है। 37वें का करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा? 37वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। चिरबत्ती घटना रहस्यमय तैरती रोशनी किस नए रामसर स्थल से विशिष्ट रूप से जुड़ी हुई है? दरअसल में दोस्तों जो गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट में जो छारी ढांड है इसको रामसर स्थल बनाया गया है। अब समझते हैं इसका क्या यहां पर लॉजिक है। सर यहां अगर मैं बात करूंगा आपसे, पहली बात ये कहां पड़ता है गुजरात के? ये पड़ता है कच्छ जिला में, कच्छ जिला में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहां इस वाले रामसर स्थल में क्या चीज खास है, तो यहां पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे कहा जाता है बन्नी घास। और यहां पर नमक का जमाव पाया जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, लहरों के साथ समुद्र का पानी इधर की तरफ आ जाता है। तो जब लहरों के साथ बहता हुआ समुद्र का पानी इधर की तरफ आ जाता है तो इससे यहां पर निर्माण होता है किसका? इससे यहां पर दलदल का निर्माण होता है। अब यहां वैज्ञानिकों ने पता है क्या दावा किया है? यहां वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि यहां इस दलदल से मीथेन गैस निकलती है, और इससे निकलती है कौन सी गैस? फॉस्फीन गैस निकलती है। ये गैसें जब आपस में मिल जाती है ना तो ये बना लेती हैं क्या? तो तब आपका आंसर होगा ये बना लेती हैं फास्फोरस पेंटोक्साइड का निर्माण करती हैं। और फास्फोरस पेंटोक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो ये हवा में जलने लगता है। तो यही कारण है कि यहां लगभग मैदान से लगभग 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर कलरफुल लाइट जलती है और वो मूविंग कंडीशन में होती हैं, वो अपना रंग भी बदलती हैं और ट्रांसफर भी होती हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है चिरबत्ती के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनको घोस्ट लाइट कहा जाता है, इनको कहा जाता है भूतों की बत्ती के नाम से जाना जाता है। और वहां के स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि रास्ता भी भुलवा देती है लोगों को। तो विज्ञान इस बात को कहता है कि ये फास्फोरस पेंटोक्साइड की वजह से यहां पर ऐसा हो रहा है कि वो हवा में जलने लगता है और कलर छोड़ने लगता है, जबकि स्थानीय लोगों का मानना है कि ये भूत प्रेतों के द्वारा तैयार की गई लाइटें हैं जो कहीं ना कहीं यहां के लोगों को लगातार भ्रमित करती हैं। कौन सा रामसर स्थल मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव और बिहार में भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व है? बिहार की बात कर रहा है यहां पर। गोकुल जलाशय है, उदयपुर झील है, गोगा बील झील है, या फिर कंवर झील है? 39 की अगर हम बात करेंगे कौन सा है? 39 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा है। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोगा बील, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल मानव निर्मित आर्द्र भूमि है? बखीरा है, हैदरपुर है, सुर सरोवर है, या फिर सांडी पक्षी अभयारण्य है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, हैदरपुर वेटलैंड है। सुंदरवन को मुख्य रूप से रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है क्योंकि वह विश्व का एकमात्र मीठे पानी का मैंग्रोव है, सबसे बड़ा निरंतर मैंग्रोव वन और बाघों का एक महत्वपूर्ण आवास है, सिंचाई के लिए मानव निर्मित जलाशय है, एक उच्च ऊंचाई वाली खारी झील है। 41 का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? बी हो जाएगा। मैंने भी बताया बंगाल टाइगर भी देखने को मिलते हैं यहां पर, और सुंदर वन के नाम से मैंग्रोव भी देखने को मिलते हैं। कौन सा गुण लोकटक झील को रामसर स्थलों में अद्वितीय बनाता है? यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है, इसमें फ्यूमडिस वनस्पति पाई जाती है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिनको फ्यूमडिस कहा जाता है, और ये फ्यूमडिस तैरती हैं, इसके ऊपर वनस्पतियां उग जाती हैं, तो यही फ्यूमडिस इसको बनाते हैं विश्व का तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क। आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक लाभ प्रदान करती है? वे पोषक तत्वों की पुनराप्राप्ति और चक्रण में सहायता करती हैं, वे जलीय पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को हटाने में मदद करती हैं, वे तलछट को रोककर नदियों में गाद जमाव को कम करती हैं, या फिर इनमें से
आपको लग रहा है कि उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी फायदे हो जाएंगे रामसर आर्द्र भूमियों के। आर्द्र भूमियों को अक्सर पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वे बड़ी मात्रा में मछलियां पैदा करती हैं, पानी को छानकर शुद्ध करती हैं, वर्षा को रोकती हैं, या निर्माण के लिए रेत प्रदान करती हैं। ठीक है ना, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, पानी को छानकर शुद्ध करती है ना। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी झील को रामसर आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है? जयसमंद, अनासागर, या फिर राजसमंद, या सामर झील? करेक्ट आंसर सामर झील हो जाएगा। और यह जानी जाती है किस चीज के लिए? प्रवासी पक्षी के लिए। ठीक है ना, 2019 की बात है, यहां पर बॉटुलिज्म नामक बीमारी फैली थी और उस बीमारी के चलते हुए हजारों की संख्या में पक्षियों की यहां पर मौत हुई थी। पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के बाद 2002 में किस भारतीय रामसर स्थल को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया था? आप याद करो, मैंने क्या पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, 1993 की बात है। 1993 में इसको शामिल किया गया था। अब 2002 में इसको क्या कर दिया गया? 2002 में इसको कर दिया गया बाहर। ठीक है, चलिए जी। नंजरायन पक्षी अभयारण्य हाल ही में किस रामसर स्थल घोषित किया गया है? यह कहां पर स्थित है? 47 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, यह तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आर्द्र भूमियां मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं? आपको अच्छे से पता है, लोकटक लेक शामिल है, और कौन सी है? केवलादेव शामिल है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि रामसर स्थल के रूप में नामित है? कौन कौन सी ऐसी इसमें रामसर आर्द्र भूमि आपको लग रही है जिनको शामिल किया गया है? चारों की चारों ऐसी हैं जिनको शामिल किया गया है। ठीक है, वुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ये मणिपुर में है, ये राजस्थान में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्द्र भूमियां ऋतुओं के अनुसार जल और भूमि दोनों क्षेत्रों के रूप में कार्य कर सकती हैं। आर्द्र भूमियां अक्सर मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होने वाले पहले क्षेत्र होते हैं। आर्द्र भूमि की सीमाएं केवल उनकी भौतिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होती हैं। 50वें का कौन सा लग रहा है आपको? 50वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पहला सही है, दूसरा सही है। आर्द्र भूमि की सीमाएं जो होती हैं उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्धारित नहीं होती हैं, उसकी इकोलॉजी कंडीशन के आधार पर निर्धारित होती हैं। ठीक है, चलो जी, ये पीछे आंसर की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। और हां, मैं एक बात और बता दूं आपको, कल आपकी कोई क्लास नहीं लूंगा मैं, सीधा अब आपकी क्लास मंडे को होगी। और मंडे को जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के बारे में बात कर रहे होंगे। एक दिन का और इंतजार है, फिर मंडे यानी 6 अप्रैल से हम आपदा प्रबंधन की क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।